नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत हालिया तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने पहले की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर साफ सुथरा शहर इंदौर। बात 10 दिसंबर 2023 की है। शहर के एरोड्रोम इलाके से, मोहल्ला है एक पूरा एरोड्रोम इलाका, वहां से एक लड़की इशिता ने कंट्रोल रूम को फोन किया और यह कहा कि मेरे मोबाइल पर मेरी मां का मैसेज आया कि मुझे कुछ लोग मार रहे हैं, घेर कर पीट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं मुझसे। मैं एयर होस्टेस के कोर्स के जो क्लासेस चलते हैं वो क्लास अटेंड कर रही थी। मैं भागकर घर पहुंची तो देखा मेरी मां खून से लथपथ फर्श पर पीछे वाले कमरे में पड़ी थी और एक दूसरा व्यक्ति पहले वाले कमरे में इस कदर खून से लथपथ था कि मैं पहचान नहीं पाई। मैं डर गई। पुलिस को जब यह सूचना मिली कि यह डबल मर्डर का केस है, पुलिस फौरन मौके पर भाग कर आई। बेटी से उसकी मां सरिता का मोबाइल नंबर लिया गया। सारे सीनियर अफसर भी पहुंच गए वहां पर और सभी ने इसको इस तरह से देखा कि ये डबल मर्डर है और जरूर इसमें कोई न कोई ऐसी बात निकलेगी जो गंभीर होगी। सबसे पहले उस आदमी को पहचानने की कोशिश की गई। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा मौके पर थे। उन्होंने जानने की कोशिश की। धीरे धीरे ये पता लगा कि ये दो व्यक्ति है, इसका नाम रवि ठाकुर है और ये चेन ऑफ होटल्स हैं वहां पर, इनका संचालक है या इसका मालिक है या चलाता है। ये तीन होटल चलाता है और तीनों ही बस स्टैंड के आसपास स्थित हैं। ये 3 होटल हैं वैष्णो पैलेस, हनी और होटल सागर। तीन होटल जिस व्यक्ति के हैं, बस स्टॉप जैसी अच्छी और जिसको वो कहते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसे सभी जानते हैं। रवि ठाकुर, जिसके रईसी ठाठ या रईसी ठाट बाट के किस्से वहां आसपास सभी लोग जानते हैं। जैसे ही पता लगा कि इस घर में महिला सरिता नरवरिया के साथ रवि ठाकुर की भी हत्या हो गई है, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने फौरन अपना काम किया, पंचायतनामा किया, बॉडी को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन प्राइमा फेसी किसी बड़े धारदार हथियार से, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से 20 वार करके रवि ठाकुर की हत्या की गई थी और ऐसी ही हत्या सरिता की हुई थी। लेकिन प्राइमा फेसी ये लगता है पहले उसका गला दबाकर मारा गया, उसके बाद उसके शरीर को चोट पहुंचाई गई। पुलिस के पहुंचने पर दोनों ही मृत थे। हॉस्पिटल पहुंचाने पे दोनों ही ब्रॉड डेड बताए गए। सरिता नरवरिया भी एक बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसके पति ऋषि से उनकी अनबन हो गई थी और लगभग साल भर पहले ऋषि अपनी पत्नी सरिता को छोड़कर चले गए थे। सरिता अपनी बेटी इशिता को एयर होस्टेस के किसी कोर्स की ट्रेनिंग करा रही थी। पुलिस ने इस बीच में जब सरिता के मोबाइल फोन की डिटेल निकाली तो अंतिम कॉल ममता को हुई थी। ममता की कॉल से
जो बी पार्टी ममता की निकली वो निकली नितिन की। इशिता से ममता के बारे में पूछा गया, उसने कहा मम्मी की दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। और जब ये पूछा गया कि क्या तुम नितिन को जानती हो, बोले ये अंकल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं ममता और नितिन। क्योंकि सरिता का मोबाइल और रवि ठाकुर का मोबाइल मौके पर नहीं मिला, पुलिस ने इन दोनों को ढूंढना शुरू किया और जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सुबह तक इन्हें घेर के गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पुलिस की कस्टडी में आ गए। पुलिस ने पूछना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले रवि और ममता और नितिन के मोबाइल फोन कब्जे में कर लिए और उनसे पूछा कि इन दोनों का मोबाइल कहां गया। इन्होंने बताया कि अपने कपड़ों के साथ जिनमें खून बहुत लग गया था, इन दोनों मोबाइल को हम लोगों ने जला दिया है। लेकिन ममता के मोबाइल में रवि से हुई लंबी लंबी बातें, सरिता से हुई लंबी लंबी बातें, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिल गई। इस बीच पुलिस की एक टीम ने एरोड्रोम के उस घर में जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी, उसके आसपास तमाम सीसीटीवी भी मिल गए थे, उसकी फुटेज चेक की गई। उसमें घटना के वक्त सरिता के घर एक युवक और एक युवती जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त दोपहर का था। दोपहर का वक्त इन लोगों ने प्लान करके उठाया था। ये दोनों, ममता और नितिन, खजराना के अपने घर से अपनी गाड़ी से निकले थे। गाड़ी का नंबर और वो सब ट्रेस हो गया। गाड़ी सरिता के घर से पहले खड़ी करके एक ऑटो से सरिता के घर पहुंचे थे। यानी रिकॉर्डिंग्स मिल गई, मोबाइल फोन जला हुआ मिल गया। आप मोबाइल फोन को कितना भी जलाइए, मिट्टी के तेल से जलाइए, पेट्रोल से जलाइए, लेकिन मदरबोर्ड के आसपास का, यानी जो भीतर की मेन चिप होती है, उसके आसपास के कुछ हिस्से बच ही जाएंगे। और खासकर जो उसके ऊपर चिपका हुआ IMEI नंबर और उसका ब्रांड की स्लिप जैसी होती है, जाने किस मटेरियल की होती है, कि वो पूरी नहीं जलती है। साफ सुथरा उसकी बॉडी पूरी जल जाएगी, जो उसका कवर है ये सब जल जाएगा, क्योंकि तो प्लास्टिक का होता है। बाकी भीतर का जो मेन बोर्ड है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका जलता है, लेकिन पूरा नहीं जलता है। और अगर 2-1 सर्किट भी उसके रह गए हैं, तो रिकवरी टूल से उसमें बहुत ढेर सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रिकवर कर लेती हैं। सीसीटीवी फुटेज मिल गई, उनकी गाड़ी की फुटेज मिल गई, गाड़ी से उतरकर ऑटो करते समय की फुटेज मिल गई, और उनके घर में जाते समय की फुटेज मिल गई। बिल्कुल काम पक्का हो गया। अब इन सब एविडेंस के साथ नितिन और ममता से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताना शुरू किया कि रवि ठाकुर ने मुझ जैसी पता नहीं कितनी महिलाओं को ब्लैकमेल कर रखा है, सब उससे परेशान हैं। पुलिस ने पूछा कि आप कैसे फंस गई, आपको क्यों ब्लैकमेल किया? उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूटी पार्लर जो सरिता चलाती थी, उस पे जाया करती थी।
बेटी की पढ़ाई के लिए, कोर्स कराने के लिए, उसकी कोचिंग कराने के लिए काफ़ी पैसा लगता था। और जो पति हमारे थे, वो इसी वजह से कि रवि ठाकुर का मेरे यहाँ बहुत आना-जाना या मेरा रवि ठाकुर के होटलों पर बहुत आना-जाना पसंद नहीं करते थे, और एक बार झगड़ा करके वो चले गए थे। सरिता के यहाँ जाने पर ममता ने बताया कि अपनी परेशानी, उसने बताया कि साहब आप ब्यूटिशियन के पास या ब्यूटी पार्लर में जाइए, तो आपके पास आप कुछ और काम नहीं कर सकते सिवा उसकी बात सुनने के, सिवा अपनी बात कहने के। और अगर वो फेस पैक वैक लगा दिया तो ये कहा कि भाई आप बोल नहीं सकती हैं आधे घंटे तक, तब सिर्फ उसकी बात सुनी जाएगी, हाँ हूँ में सिर हिलाया जाएगा। ये सभी के साथ है, सब लोग जानते हैं। 2-3 बार में मैंने अपनी परेशानी एक बार कुरेद कर पूछने पर बात करनी ही करनी है और दूसरा कोई काम नहीं है, मोबाइल भी देखना उस समय मुश्किल होता है। अपनी मैंने परेशानी बताई। परेशानी बताने के बाद उसने कहा कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी पत्नी हमारे यहाँ से हमारे ब्यूटी पार्लर पर आती हैं, बड़े आदमी हैं, मैं उनसे, उनकी पत्नी से बात करके आपको उनके पास भेज देती हूँ, उनसे बात कर लीजिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ऐसे में उसने मुझे रवि ठाकुर का फ़ोन नंबर दिया, उनसे बात की और मैं रवि ठाकुर से मिलने उसके होटल पे चली गई। मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे करीब 5 लाख रुपए थोड़ा-थोड़ा करके उधार ले लिए। मैंने ये कहा था कि मैं अपने ब्यूटी पार्लर से जितना मुझे मिलता जाएगा मैं उसे पूरा करती जाऊँगी, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। इस बीच में उसने होटल में मुझसे संबंध बनाए और पता नहीं कैसे उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। एक दिन अचानक उसने कहा कि भाई कुछ पैसे अब तो वापस कर दो, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ब्याज बहुत बढ़ गया। ममता ने कहा कि मैं धीरे-धीरे करके पैसा वापस करूँगी, आप परेशान मत होइए। उसने फ़ौरन मेरे मोबाइल पर मेरे साथ उसकी, यानी अपने साथ उसके अंतरंग क्षणों की एक वीडियो भेज दी और ये कहा कि मैं ये वीडियो वायरल करूँगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं व्यवसायी हूँ, होटल चलाता हूँ, मेरे तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ममता डर गई। उसने किसी और से थोड़ा-थोड़ा पैसा उधार लेकर 10,000, 20,000, 25,000 इसको पैसे देने शुरू किए। एक दिन नितिन के हाथ ममता का मोबाइल पड़ गया। उसमें कुछ चैट उसने जो रवि ठाकुर से हुई थी वो पढ़ ली। बहुत नाराज हुआ, काफ़ी उसको धमकाया, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ दोनों के बीच। तब ममता बहुत रोई और फिर अपनी पूरी बात उसने बताई कि कैसे-कैसे मैं उसके चंगुल में फंसी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, उसके चंगुल से निकलना चाहती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वो बार-बार मेरी वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। नितिन ने कहा कि अच्छा अब तुम परेशान मत हो, इसने जो किया है इसकी सजा हम देंगे। फिर दोनों ने मिलकर करीब 2 महीने तक अपराध वाले सारे सीरियल, सावधान इंडिया, सीआईडी से लेके जितने भी आते हैं, साथ-साथ बैठ के देखे। उससे ये समय चूज किया कि जब वो अकेली हो, घर में हो, तो पहले उसकी हत्या करेंगे, फिर रवि ठाकुर को फोन करके बुलाएंगे, मैं उसके फोन से मैसेज करके बुलाएंगे, वो आएगा, फिर उसको भी मार देंगे। धीरे 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 किसी एक जो एपिसोड था ऐसे सीरियल्स का, उस एपिसोड वाले को तय किया कि हम लोग इसी
इसी मोडस ऑपरेंडी से अपना काम करेंगे, इसे अपने रास्ते से हटाएंगे। और दोपहर के वक्त खजराना के अपने मकान से ये दोनों अपनी गाड़ी से निकले, उसको पार कर दिया और एक ऑटो से उसके घर पहुंच गए। दोनों पहुंचे, बातचीत करने लगे। इसी बीच नितिन ने पहले उसका मुंह दबा दिया और फिर सरिता ने उसकी सीने पर सवार होकर उसका गला दबाया। फिर सरिता के मोबाइल से रवि ठाकुर को एक मैसेज किया कि तुम फौरन आ जाओ, ममता कुछ पैसे दे गई है। फिर दूसरा मैसेज, कितनी देर में आओगे? उसने लिखा, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। पैसे की बात थी, लंबा पैसा उसने लिख दिया था, लिहाजा वो वहां से भागता हुआ आ गया। इन लोगों ने तय कर रखा था कि वो भीतर घुसेगा और फिर सिटकिनी हम लगा देंगे, उससे ममता थोड़ी देर तक बात करेगी और उसके बाद नितिन तलवार से उसके ऊपर वार करेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। भीतर के कमरे में सरिता मरी पड़ी थी और बाहर के कमरे में थोड़ी देर तक ममता ने उसको इंगेज किया और उसके बाद तलवार से 20 वार रवि ठाकुर के ऊपर नितिन ने कर दिए। कोई अंग नहीं बचा जो कटा न हो और वो वहीं ढेर हो गया, वहीं ठंडा हो गया, वहीं मृत्यु हो गई। फिर उसने सरिता का मोबाइल उठाकर मैसेज किया सरिता की बेटी इशिता को कि मुझे कुछ लोग घेर कर मारपीट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैसेज करके मोबाइल स्विच ऑफ करके रवि का भी और इसका भी वहां से ये शॉल ओढ़कर, उसी का शॉल सरिता का, दोनों ने एक एक शॉल या चद्दर ओढ़ी ताकि जो ब्लड उनके शरीर में लगा है वो दिखे नहीं, और उससे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी से वापस अपने घर खजराना में पहुंच गए। इशिता भी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आ गई और उसके 10 मिनट बाद पुलिस भी आ गई। इस बीच में इन लोगों ने अपने कपड़े उतारे और दोनों मोबाइल अपने ही घर में मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। लेकिन पुलिस को सारे जरूरी सबूत मिल गए। इन दोनों के साथ इन्होंने अपनी मदद के लिए अपने एक दोस्त सगीर को भी बुला लिया था कि ऐसा न हो कि रवि ठाकुर अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर आए। ऐसे में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, या हम अगर अटेम्प्ट करें और फिर कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम सगीर बाहर से खड़े होके हम लोगों को इशारा करके हमारी मदद कर पाएगा। इसकी जरूरत बहरहाल नहीं पड़ी, लेकिन सगीर मौके पर मौजूद रहा। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके सभी को जेल भेज दिया गया। हालांकि रवि ठाकुर के भाई और भतीजे, ये दोनों ही ये कहते हैं, गोलू वर्मा और उनका एक भतीजा, कि साहब ये जो अवैध संबंधों की बात ये गलत है कि सरिता और रवि ठाकुर के अवैध संबंध थे। दरअसल जिन लोगों ने मारा है उन्होंने 7 लाख रुपए मेरे भाई से ले रखे थे, 8 लाख रुपए। उन्हें पैसा वापस न देना पड़े इसके लिए उनकी हत्या कर दी। पुलिस के पास सारे सबूत आ चुके जिससे ये साबित होता है कि ये ब्लैकमेल करने का माहिर आदमी था, और सारी रिकॉर्डिंग जितनी मिली हैं वो सब होटल की हैं और बहुत ढेर सारी महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसके पास, इसके फ़ोन से रिकवर की गई हैं। आज की घटना देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत पुरानी कहावत है। और
रवि ठाकुर की रईसी का रोब ये पूरा इलाका जानता था। जैसा वो दिखाता था वैसा था नहीं, मतलब उतना रईस या उतना अमीर, लेकिन फूं फां पूरी करता था कि जैसे बड़ा भारी बहुत ही रईस आदमी हो। और यही रौब दिखाकर जरूरतमंद महिलाओं को सरिता के माध्यम से अपने जाल में फंसाता था। फिर उनके साथ के अंतरंग पलों को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। कोई कमी वाली बात नहीं थी, 3-3 होटल थे, कहीं बुला लीजिए, और सीसीटीवी के स्विच अपने पास रखता था। जब भी कोई शिकार महिला होटल के भीतर आती थी, सारे सीसीटीवी ऑफ कर दिए जाते थे कि कल को अगर कोई बात हो तो कहीं भी इसका ट्रेल न मिले कि लड़की यहाँ पर या महिला यहाँ पर आई थी। और शिकार ढूंढ के सरिता देती थी। देखिए, आपने ये ध्यान दिया होगा कि अगर आप किसी बार्बर शॉप पर या कटिंग सैलून में, हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं, तो वहां जैसे ही आप कुर्सी पर बैठे और बार्बर ने अपना काम शुरू किया तो आपके सारे काम बंद हो जाते हैं। गांव गांव में तो जो नाई होता है, हजाम जिसे कहते हैं, जो हजामत बनाता है, वो सुबह 7 बजे से हजामत लोगों की बनाना शुरू करता है, और उसको बीबीसी कहते हैं, कि पूरे इलाके की खबर रखता है। जहां जाएगा वहां जब वो बाल काटना या दाढ़ी बनाना, हजामत बनाना शुरू करता है, फिर वो बोलता रहता है, सारी बात इलाके की वो बताता है, कुरेद कुरेद के पूछता भी है। ये भी कहता है कि आपके बारे में फलाना तो ये कह रहे थे, या आपने कहीं ये बात कही होगी उनके बारे में और उन्होंने ये बात फला जगह कही है। लोग यकीन इसलिए करते हैं कि वो सबके यहां जाता है, तो उसको वहां बीबीसी कहते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड अगर करें, मतलब उसके व्यवहार को सैलून में, तो वहां भी जो आदमी बैठा हुआ है उसकी सीट पर, कुर्सी पर, शायद एक आध बार वो मोबाइल अपना देख ले या ऑपरेट कर ले। उसके अलावा वो सिर्फ हज्जाम की बात को सुनना ही है उसे, या उसकी बात का जवाब देना है। न तो वो वहां से आधी हजामत छोड़कर भाग सकता है, न आधी कटिंग। वो तो वहां से तभी उठेगा जब उसका काम पूरा होगा। शेव पूरी करा ले, हेयर कटिंग पूरी करा ले, पैसा दे दे चला जाए। इस बीच में उसे आधे घंटे भी बैठना पड़ सकता है, 15 मिनट भी, और कहो 1.5 घंटे बैठना पड़े। लेकिन तब सिर्फ 2 ही लोग होते हैं बात करने के लिए, बार्बर और वो। सारी पॉलिटिक्स, शहर में तो पड़ोसी की बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सारी राजनीति, हर पार्टी की राजनीति अगर आपको सुनना है तो किसी बार्बर के यहाँ इत्मीनान से बैठ जाइए। आपके बाल बनाता रहेगा और पूरे अर्ज हालात जो देश विदेश के हैं वो आपसे जिक्र करता रहेगा। ठीक ऐसा ही ब्यूटी पार्लर्स में है। महिलाएं, बच्चियां जब एक बार वहां पहुंच गईं और फिर वो अपना जो काम शुरू किया उन्होंने, ब्यूटिशियन ने, वो आधा छोड़ के जा नहीं सकती। पूरा हो जाएगा तभी जाएंगी। इस बीच में उनके पास भी कोई काम नहीं है। मोबाइल हो सकता है थोड़ी देर, अगर वो मसाज कर रही हैं या दूसरा शरीर जिसमें मूवमेंट में है, आप मोबाइल भी नहीं देख सकते। ऐसे में वो ब्यूटी पार्लर वाली आपसे बात करेगी, आप उसका जवाब देंगे, या आप अपने आप को इंगेज रखने के लिए उससे कुछ पूछेंगी, वो उसका जवाब देगी। यानी ये कन्वर्सेशन जब तक आप वहां रहेंगी तब तक ब्यूटिशियन के साथ होता रहेगा। फिर वो बताएगी कि मिसेस सिंह जब आई थी, या फलां की लड़की जब आई थी, तो वो बड़ी नखरे वाली है, उसने कहा ये इतने में कैसे किया, वो उतने में कैसे किया, फलां तो इतना ही पैसा लेती है। दुनिया भर की बातें वो, उसे बात ही करनी है, वो उतनी देर तक बात ही करेगी। और ऐसे में कभी कभी वो आपकी जो हालत है, आपकी जो स्थिति है, उसका भी अंदाज लगा लेती है। और फिर बातचीत करते करते, और खासकर ऐसी जिसे ये पता है कि किसी जरूरतमंद से अगर भेंट हो जाए
तो हम रवि ठाकुर के पास भेज दें। यही हुआ ममता के साथ। बातचीत में ममता ने बताया होगा कि इस समय थोड़ी कड़की चल रही है, बेटी का कोर्स है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। तो उसने कहा कि अच्छा आप परेशान मत होइए, एक बड़े आदमी हैं यहाँ के, वो इस तरह ज़रूरत पे मदद कर देते हैं, उनकी पत्नी हमारे यहाँ आती है, मैं फ़ोन कर दूंगी, आप जाके मिल लीजिएगा। और बस रवि ठाकुर से ममता का मिलना कि ममता के लिए आप हो गई थी। और एक बार जब रवि के चंगुल में कोई इस तरह की महिला आई तो वही रील बार बार दोहराई जाती थी। लेकिन ये सब जो खराब काम है या खराब रेफरेंसेस हैं या खराबी बहुत दिन तक नहीं चलते, और एक न एक दिन इसका भंडा फूटता है, या वही होता है जो रवि के साथ हुआ होगा। एक जो मैंने शुरू में कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो एक फिल्म है जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें नील नितिन मुकेश जी के सुपुत्र ने एक बड़ा सुंदर सा गाना गाया है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, और जैसी करनी वैसी भरनी। इसका लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर रहा हूँ, जरूर सुनिएगा और इस घटना से इसको रिलेट करिएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।